Hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So, बॉस अब समय आ चुका है कि हम लोग इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दें। मैंने सारे के सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे और तुम उसका आई बटन पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। और यहां से अब हम सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको वन शॉट में देने जा रहे हैं, मतलब एक वीडियो के अंदर हम पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट कराकर देने वाले हैं। लाइकवाइज मैं आपको बता दूं कि मैंने कॉमर्स में बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं, सिर्फ 2 से 3 चैप्टर बाकी हैं जो मैं कंप्लीट करा दूं इसी नवंबर के अंदर। मीनवाइल अकाउंटेंसी के अंदर पूरी पार्टनरशिप हो चुकी है। अब बारी आ चुकी है कि कंपनी अकाउंट्स के वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएं। पूरी कोशिश रहेगी कि नवंबर और दिसंबर के महीने में मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराता चलूं। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फेस्टिव सीजन था, अब ओवर हो चुका है। यहां से अगले 3 महीने हमको बहुत डटकर पढ़ाई करनी है सो दैट हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस 2026 के अंदर बहुत बढ़िया मार्क्स हम ला सकें। साथ ही आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम स्पार्टन्स और फतेह में एडमिशन क्लोज होने जा रहे हैं ऑन 5th ऑफ नवंबर। पोस्ट दैट कोई भी बच्चा इसके अंदर एडमिशन नहीं ले पाएगा। इसमें डिस्काउंट चल रहा है ऑलरेडी। अगर आपको एनरोल करना है तो कर सकते हैं। स्पार्टन्स आपको 7500 रुपीज में और फतेह आपको मात्र 11,250 रुपीज में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके जाकर क्लिक कर आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं इन केस इफ यू वांट टू एंटर इनटू दिस फ्लैगशिप प्रोग्राम, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल, जहां पर आपको सैंपल पेपर और जहां पर आपको परसेंटेज बूस्टर का एक्सेस मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 की हम बात करने जा रहे हैं। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का ये चैप्टर है। साथ ही बिफोर आई बिगिन मैं बताना चाहता हूं ये पूरे नोट्स आप हमारे एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, आप जाओ डाउनलोड करो और सारे नोट्स का फायदा उठाओ अपकमिंग बोर्ड्स इम्तिहान के अंदर। तो भाई एग्रीगेट डिमांड क्या होता है इसके बारे में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। भाई देखो, मैं अगर आपसे एक बात बोलूं, एक लोगों की डिमांड इंडिविजुअल डिमांड और कई सारे लोगों की डिमांड को ऐड कर दें तो मार्केट डिमांड। अगर हम सब लोगों की चीजों की सबकी डिमांड का एग्रीगेट निकाल दें, टोटल निकाल दें, तो हम उस चीज को बोलते हैं बच्चा पार्टी एग्रीगेट डिमांड। क्या बात समझ में आ रही है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? इट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन एन इकोनॉमी। क्या बोला मैंने? टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन एन इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी के अंदर टोटल कितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है, उन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो उसे एग्रीगेट डिमांड कहा जाएगा। अब एग्रीगेट डिमांड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं मेरी जान, जैसे कि C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। इसमें C क्या होता है? C होता है डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन होते हैं? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडर, जो कि हम नेशनल इनकम में पढ़ने वाले। और इनकी डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, एक्चुअल नहीं, डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड। आई क्या होता है? डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी क्या होता है? डिजायर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग। और एक्स माइनस एम में क्या होता है? एक्स मतलब होता है बच्चा पार्टी एक्सपोर्ट और एम का मतलब होता है इंपोर्ट। एम क्या होता है? इंपोर्ट। तो ये क्या हो गया? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम लोग नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। हम इस 2 सेक्टर मॉडल के अंदर, या हम अपनी इकोनॉमिक्स में जो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं उसमें हम 2 सेक्टर मॉडल को लेकर आगे जाएंगे। तो किसी भी कैलकुलेशन के लिए आप AD इज इक्वल टू C प्लस I को फॉलो करोगे क्लास 12th के अंदर। जब कभी आप CA पढ़ते हैं या CUT के अंदर जाएंगे तब वहां पर 3 सेक्टर मॉडल 4 सेक्टर मॉडल आपको और पढ़ना पड़ता है इस चैप्टर नंबर 12 के अंदर। नेशनल इनकम में तो पढ़ना ही है, पर इस चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी आपको पढ़ना पड़ता। ठीक है, शुरू किया जाए भाई। अब 2 टर्म होते हैं बेटा। एक टर्म होता है डिजायर्ड, जिसको हम लोग एग्जैक्ट बोलते हैं, और एक होता है एक्चुअल, उसको हम लोग एक्सपोज्ड बोलते हैं। तो कभी डिजायर्ड आ जाए तो इसे आप क्या बोलोगे? कहीं एग्जैक्ट आ गया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है एग्जैक्ट, इंटेंडेड या बिफोर हैंड। MCQ में हेल्प करने वाला है। और कहीं भी टर्म एक्सपोज्ड आ गया तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल या आफ्टरवर्ड्स। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास मर्सिडीज का मेबाक हो,
ठीक है ना। मम्मी बोलती है कि मुंह से हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, और कब पता नहीं सरस्वती जी बैठी हो, तो इसीलिए किसी के लिए भी खराब नहीं बोलना चाहिए, अपने लिए भी नहीं बोलना चाहिए, दुनिया में सबके लिए अच्छी ही बात करनी चाहिए। तो जैसे कि मेरे बच्चा है, आगे चल के सीए बन जाए, आईएम में सिलेक्शन हो जाए, एसआरसीसी पहुंच जाए, और आगे चल के मुझको मर्सिडीज में बाग गिफ्ट करे, ठीक है। तो मैंने बोला कि मान लेते हैं मेरा डिजायर्ड है कि मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ऑल्टो। तो वो क्या हो गया, एक्सपोज मतलब एक्चुअल, और एग्जैक्ट मतलब डिजायर्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सब बच्चों को क्लियर है? अब आगे बात करी जाए अगले टॉपिक के बारे में, तो वो टॉपिक है बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या हम इसे कहेंगे कंजम्पशन फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत आराम से भी लेकर चलूंगा। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना कंज्यूम करता है, और कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये हमें कंजम्पशन और इनकम के बीच का रिलेशनशिप बताता है। क्या होता है? ये हमें कंजम्पशन और इनकम के बीच का रिलेशनशिप बताते हैं, इसलिए हम इसको कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। तो ये होता क्या है? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिजायर्ड, याद रखना ये क्या है, डिजायर्ड टर्म बहुत जरूरी, डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच के रिलेशनशिप को अपन लोग कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहेंगे। अच्छा, अगेन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ना दो पार्ट में डिवाइड की गई है। पहला होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज कैसे निकालते हैं? ऑन एन एवरेज हमारा क्या कंजम्पशन है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाला जाता है, एपीसी का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम। मतलब इसको क्या बोल सकते हो, इट इज अ रेशियो ऑफ कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू इनकम। सिमिलरली जब भी मार्जिनल टर्म आ जाएगा, मार्जिनल हमेशा कंपैरिजन या डिफरेंस बताता है। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा जी? एमपीसी का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। जो डेल्टा सी लिखा है, डेल्टा का मतलब हमेशा चेंज होता है। बात समझ में आ रही है? तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को अपन लोग कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। ये होता क्या है? कंजम्पशन और इनकम के बीच का रिलेशनशिप, और इसके दो पार्ट हैं, एपीसी और एमपीसी। दोनों बातें आपको समझ में आ गई? चले आगे बढ़ते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम। सिमिलरली एमपीसी क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब भाई इसकी प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लेना कि आपके बोर्ड इम्तिहान के अंदर ये क्वेश्चन शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाकर इंतजार करेगा, और इसकी जो ये दो प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो एमसीक्यू में आएंगी या केस स्टडी में कहीं फंसाकर आपसे ये पूछी जरूर जाएंगी। आओ देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या कहती है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी बोलती है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन और इनकम के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इनकम बढ़ती, कंजम्पशन बढ़ती, इनकम कम होती, कंजम्पशन कम होती है। आसान भाषा में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? C इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y। याद रखना, C इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y, ऐसे लिखना है ये इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कंजम्पशन और इनकम के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। दूसरी बात क्या कह रहा है? द सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट व्हेन इनकम इंक्रीजेस, consumption expenditure also increases, but by a smaller amount than increase in income, because a part of increase in income will be devoted to saving as well। मतलब अगर मेरी इनकम 50% से बढ़ रही है तो मेरा कंजम्पशन भी 50% से नहीं बढ़ता है, मेरा कंजम्पशन इनकम के रेट से थोड़ा कम बढ़ता है। हो सकता है 40% से बढ़े, हो सकता है 30% से बढ़े, क्योंकि कुछ ना कुछ पैसा हर एक इंसान सेव करने भी लग जाता है। यही बात बोल रहे हैं। तो क्या बोले, जो स्मॉल सी है ना, ये क्या है? ये है एमपीसी। ये क्या है? एमपीसी। एमपीसी क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? 0 से तो ज्यादा होगा और 1 से कम होगा। ये इक्वेशन याद रखना। एमपीसी जो होता है वो 0 से ज्यादा 1 से कम, मतलब कंजम्पशन 0 से ज्यादा होगा लेकिन 100% कंजम्पशन नहीं होगा, बिकॉज कुछ ना कुछ पोर्शन सेविंग जरूर होता है। साथ ही साथ इसकी एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन देखो क्या कहती है? C इज इक्वल टू A प्लस सी वाई। C इज इक्वल टू कंजम्पशन इज इक्वल टू A प्लस सी वाई। A पता है क्या होता है? A को बोलते हैं हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है? जब इनकम 0 है
वहां पर जो कंजम्पशन होगा उसको हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलेंगे। जैसे देखो मैंने बताया ना, इनकम 0 है, यहां पर जो कंजम्पशन होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सिमिलरली सी क्या है, सी होता है एमपीसी। एमपीसी क्या होता है मैंने बता रखा है। और वाई क्या होता है, इनकम। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो अब अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से लिखा है। जैसे फ्रैंक बुक में लिखा है सी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी वाई, कभी कभी तुमको लिखा मिल सकता है ए प्लस बी वाई। तो कंफ्यूज मत होना, बात सेम ही कही जा रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सब बच्चे पढ़ें। अब मैं आपको कंजम्पशन फंक्शन का एक डायग्राम बनाकर दिखाने जा रहा हूं। आप क्या करो, मेरे साथ साथ डायग्राम चलो बना लो, आ जाओ। चले बनाया जाए। एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, चलो चलो भाई सब लोग बनाएंगे। चले भाई, एक्स एक्सिस पे लिखेंगे आप सभी लोग इनकम, वाई एक्सिस पर लिखेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सभी लोग बनाएंगे। इनकम की लाइन, इनकम की लाइन बनती है 45 डिग्री एंगल पर, इसलिए क्योंकि ये हम अज्यूम करते हैं कि इनकम एक कांस्टेंट रेट से ग्रो करेगा। फिर हम बनाते हैं कंजम्पशन का कर्व। आओ, ये है हमारा कंजम्पशन। जल्दी से बनाओ, सब लोग बना रहे हैं ना। अब इनकम और कंजम्पशन जहां कट करता है, लेट्स से इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, जहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर होगा। लेट्स से इसको बोल दिया जी और इनकम को बोल दिया यहां पर y0। जल्दी से बनाओ बच्चा पार्टी। ये पॉइंट क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मतलब जब इनकम 0 हो वहां पर जो कंजम्पशन होगा उसे बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और कंजम्पशन कर्व का जो स्लोप होता है, सी फंक्शन का जो स्लोप होगा, ये क्या हो जाएगा डेल्टा सी, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा वाई। इसके स्लोप को बोला जाता है स्लोप ऑफ सी इज एमपीसी, बिकॉज इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, एमपीसी को। साथ साथ बना रहे ना सब लोग, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्लियर? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? सबको समझ में आया? यहां पर डायग्राम ऑफ जो कंजम्पशन फंक्शन है वो क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं? चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा बेटा, अब वैसे ही हमको सेविंग फंक्शन भी पढ़ना होगा। अभी सेविंग फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ? सेविंग, जैसे कंजम्पशन फंक्शन होता है इनकम और कंजम्पशन के बीच का रिलेशनशिप, वैसे ही सेविंग फंक्शन होता है सेविंग एंड इनकम के बीच का रिलेशनशिप। सेविंग एंड इनकम के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सेविंग फंक्शन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यहां ये सेविंग फंक्शन भी दो तरह का होता है, एक होता है एपीएस और दूसरा होता है एमपीएस। एपीएस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेविंग अपॉन इनकम, वेयर एमपीएस का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। सब बच्चों को समझ में आया? इसकी भी अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन होती है। इसकी अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या होती है, आओ मेरे साथ साथ लिख लो। ये होती है s इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस 1 माइनस सी वाई। क्या बोलते हैं इसमें, माइनस ए क्या है, ऑटोनॉमस सेविंग होता है, ऑटोनॉमस सेविंग। 1 माइनस सी क्या हो जाएगा, एमपीएस हो जाएगा, और वाई क्या होगा, इनकम। इसको हम अभी डिटेल में भी लेकर जाएंगे जब आपको रिलेशनशिप बताएंगे। आओ जरा जानते हैं। अब इसी तरह हमको पढ़ना क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेविंग फंक्शन। या तो कंजम्पशन फंक्शन की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन मिलने वाला है, या आपको सेविंग फंक्शन की प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन इस साल मिलेगा। इसकी भी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, आओ जरा देखो। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सेविंग फंक्शन इज दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, अगेन सेम टॉपिक। इनकम और सेविंग के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इनकम बढ़ती है, सेविंग बढ़ती है, इनकम कम होती है, सेविंग कम हो जाती है।
हाउएवर एट ब्रेक इवन लेवल सेविंग इज जीरो। ब्रेक इवन लेवल अभी मैंने आपको बताया, ये ब्रेक इवन लेवल क्या होता है, जहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर होती है, यहां पर सेविंग जीरो होगी। दूसरी लाइन, द स्लोप ऑफ सेविंग लाइन इंडिकेट्स एमपीएस। अभी हम स्लोप ऑफ एस लाइन बताएंगे आपको क्या होता है। और जो ये एस है, ये क्या है, एमपीएस। एमपीएस क्या होता है, जीरो से ज्यादा और वन से कम, जैसे एमपीसी जीरो से ज्यादा और वन से कम होता है। सेम बात यहां पर लिखकर आई है, अभी मैंने आपको यही बात एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन यहां पर लिखकर बताइए, सेम बात है, ठीक है ना। अब आते हैं जल्दी से इसके डायग्राम की तरफ, और डायग्राम भी आप मेरे साथ साथ बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि सेविंग फंक्शन का डायग्राम कैसे बनेगा। चलो बनाओ, चाहे को वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है ना, फिर मेरे साथ साथ बनाना। लेकिन यहां पर है इनकम और यहां पर है सेविंग। सेविंग हमेशा नेगेटिव से शुरू होती है, बिकॉज इनकम जब जीरो होती है और कंजम्पशन उस पॉइंट पर होता है तो सेविंग ऑब्वियसली बात है नेगेटिव होगी। इनकम मेरी 100, इनकम मेरी 0 है, कंजम्पशन 100 है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, -100। इनकम अगर हम सेविंग का फॉर्मूला बताएं तो क्या हो जाएगा, इनकम माइनस कंजम्पशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जल्दी से आओ, पहले ये डायग्राम बनाओ सभी लोग। अब इसका स्लोप क्या होगा, ये हो गया चेंज इन सेविंग, और ये क्या हो गया, चेंज इन इनकम। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन इज एमपीएस, जो कि होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। बात तुम लोग को सबको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत की बात तो नहीं है, सब बच्चों को क्लियर है ना। अब आते हैं मैं यहां पर एक छोटी सी बात तुम्हें और बता देता हूं। अब एक रिलेशनशिप होता है बेटा, बहुत ध्यान से तुम इस रिलेशनशिप को समझना। दो रिलेशनशिप बताने जा रहा हूं, एक होता है एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, ठीक है, और दूसरा रिलेशनशिप होता है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। इसको चाहो तो तुम प्रूफ भी कर सकते हो। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, एपीएस का सेविंग अपॉन इनकम। नीचे इनकम है और कंजम्पशन प्लस सेविंग, मतलब जितना कंज्यूम करेंगे और जितना सेव करेंगे दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, इनकम। इसको प्रूफ भी किया सकता है। सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं, एमपीसी क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। एमपीएस क्या होता है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम यहां आ गया, ऊपर भी क्या आ जाएगा, चेंज इन इनकम, क्योंकि कंजम्पशन और सेविंग क्या होता है, इनकम। प्रूफ भी कर सकते हैं, जो कि मैंने अगली स्लाइड में आपको बताया भी हुआ है। आई होप तुम्हें यह भी बात समझ में आ गई है। अब हम आपको जो अगले टॉपिक की तरफ लेकर जा रहे हैं, यह है डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। हम कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन कैसे डिराइव करेंगे, हम ये टॉपिक सीखने जा रहे हैं। अब ये डायग्राम तुमको मेरे साथ बनाना सीखना है, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। चलो भाई चलो, आओ बनाओ मेरे साथ साथ। चलो भाई मेरे साथ साथ सब लोग बनाएंगे। ये है इनकम, यहां पर है कंजम्पशन, देन यहां है इनकम, एंड देन वी हैव सेविंग्स। देखो भाई, ये इनकम की लाइन है, ये कंजम्पशन की लाइन है, ये कौन सा पॉइंट है, जी, जो कि क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। और जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहां पर सेविंग 0 होती है। जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट होता है, अभी हम लोगों ने सीखा है ना, वहां पर सेविंग 0 होती है। क्या सबको समझ में आ रहा है? यहां तक की बात एकदम क्लियर है, बना सकते हैं डायग्राम सभी लोग? क्लियर है कि नहीं क्लियर सभी लोगों को? अब हमको हर एक सिचुएशन बतानी पड़ेगी, जैसे कि क्या, इस y0 पे क्या हो रहा है, इसके आगे की सिचुएशन y1 पर क्या होगा, इसके पीछे की सिचुएशन y2 पर क्या होगा। ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं एट OY0, मतलब इस पर क्या हो रहा है। एट OY0 क्या है, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एंड सेविंग इज इक्वल्स टू 0। क्या बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इनकम और कंजम्पशन बराबर है, और यहां पर सेविंग कितनी है, 0 है। अब ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट एट OY2, एट OY2 क्या है, एट OY2 देखो तो कंजम्पशन ज्यादा और इनकम कम,
कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, और यहां पर सेविंग क्या है, नेगेटिव। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, y2 पे देखो भैया, यहां पर सेविंग जो है वो नेगेटिव है। इसके अगले पॉइंट पर आओ बेटा, ये y0, ये y2, ये y1। अब हम किस सिचुएशन पर आ रहे हैं, एट OY1। एट OY1 क्या हो रहा है, इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, और यहां पर सेविंग कैसी है, पॉजिटिव। इस पॉइंट पर देखो, इनकम ज्यादा, कंजम्पशन कम, और सेविंग क्या है इस पॉइंट पर, पॉजिटिव। तो ये आपने क्या पढ़ा, ये आपने पढ़ा डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। सब बच्चों को समझ में आ रहा है, ये 3 पॉइंट जरूर लिखकर आना है इम्तिहान के अंदर, एल्स मार्क्स नहीं मिलेगा बच्चा पार्टी। बहुत जरूरी है आपका डायग्राम और एक्सप्लेनेशन का क्लियर होना। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारे सिलेबस में नहीं है, बढ़िया बढ़िया छोड़ दो, आगे बढ़ो। प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी सिलेबस में नहीं है। ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हमारे सिलेबस में है, और इनके डायग्राम भी हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो, इंड्यूस और ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है। इंड्यूस का मतलब है अगर इनकम चेंज हो, उसी रिस्पेक्ट में कंजम्पशन भी, इन्वेस्टमेंट भी सॉरी हमारा चेंज हो, तो उसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम के चेंज होने से चेंज हो जाए। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, जो इनकम के चेंज होने से इफेक्ट नहीं होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसको अपन लोग ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहेंगे। चले बनाया जाए एक डायग्राम। चलो, चाहे तो वीडियो पॉज कर लो, कॉपी निकालो, और मेरे साथ जरूर से जरूर डायग्राम बनाएंगे। चलो भैया, चले शुरू किया जाए बच्चा पार्टी। ऑटोनॉमस और इंड्यूस का डायग्राम बनाया जाए। अरे बोलो ना भाई। यहां पे है इनकम, यहां पर है इन्वेस्टमेंट। इनकम, इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कैसी होती है, जो इनकम के चेंज होने से चेंज हो जाए। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होगी, जो इनकम के चेंज होने से ना चेंज हो। क्या बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? ये बात एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतर गई कि नहीं? क्लियर है ना? चले बाबू बढ़े आगे। चलो भाई, अब हम आते हैं अपने इस चैप्टर के सबसे शानदार टॉपिक पर, सबसे ज्यादा शानदार। और यहां से आपका करीबन करीबन 5 से 6 नंबर आपको ये टॉपिक देकर जाने वाला है। टॉपिक का नाम क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट। आपको इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट के बारे में डिटरमाइन करना है डायग्राम के थ्रू, एक्सप्लेनेशन के थ्रू। अब इसके 2 अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, जिसको हम लोग एडी एंड एएस अप्रोच बोलते हैं। दूसरा अप्रोच है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जिसको हम लोग एस एंड आई अप्रोच कहते हैं। तो आइदर ऑफ देम विल कम इन योर एग्जामिनेशन एज इट इज, आने ही वाला है। एक एक करके चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अप्रोच की तरफ आते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। ये एक्सप्लेनेशन पढ़ने से ज्यादा जरूरी है इस पर डायग्राम को निहारना। आओ मेरे साथ तुम पहले डायग्राम बनाओ। अगर तुम्हें डायग्राम समझ में आ गया, तुम्हारे लिए चुटकियों में चिपकाए फेविक्विक हो जाएगा ये टॉपिक। 1 मिनट में समझ में आएगा। डायग्राम समझ में नहीं आया, तुम समझते रहना, ये टॉपिक तुमको डुबा देगा भाई। चलो भैया, यहां लिखते हैं इनकम और यहां लिखते हैं आउटपुट। मेरे साथ साथ तुमको डायग्राम बनाने की आवश्यकता है। यहां लिखेंगे प्लान्ड कंजम्पशन, प्लान्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्लान्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। चले सबसे पहले आप बनाएंगे मेरे साथ साथ इनकम की लाइन। इनकम को हम लोग एग्रीगेट सप्लाई या कंजम्पशन प्लस सेविंग भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इनकम क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला भी कंजम्पशन प्लस सेविंग है और इनकम का भी फॉर्मूला भी कंजम्पशन प्लस सेविंग है। ठीक है, फिर हम बनाएंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आई, फिर हम बनाएंगे कंजम्पशन, फिर हम बनाएंगे एग्रीगेट डिमांड एडी, जो कि है हमारा सी प्लस आई। जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कट करेगा उसको बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बात समझ में आ रही है? सब बच्चों को समझ में आई?
आप याद रखना, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कट करता है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आपको एग्जाम में इसके एक पॉइंट आगे की सिचुएशन जो कि हम y1 से डिनोट कर रहे हैं और इससे एक पॉइंट पीछे की सिचुएशन y2 से डिनोट कर रहे हैं, यह एक्सप्लेन करके आनी ही आनी पड़ेगी। भैया समझते हैं बात, चले लिखवाएं अब आपको, थोड़ी थोड़ी बात बताते चले। चलो भैया, अगर हम इसके आगे की सिचुएशन देखें, इसको रख देते नाम G और H। यहां पर है क्या, यहां पर सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, मतलब एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। सिमिलरली ये पॉइंट क्या है, इसको भी डिनोट कर दो A से और B से। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, मतलब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तुम बात समझो, इकोनॉमी को हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना जरूरी है, और इक्विलिब्रियम में हम कैसे रख सकते हैं इकोनॉमी को, जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो। तो एट OY 0 मतलब इस सिचुएशन पर क्या है इक्विलिब्रियम, तो पहले एक्सप्लेनेशन में ये बता दो, एट OY 0 देयर इज इक्विलिब्रियम बिकॉज यहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई है। अब इसके एक अगली सिचुएशन बताओ, मतलब OY 1 पर, यहां से लेकर ये वाली सिचुएशन समझाइए। OY 1 पर क्या हो रहा है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है। तुम बताओ, सप्लाई ज्यादा है, लोग खरीदने वाले नहीं है, तो प्रोड्यूसर्स को क्या करना चाहिए, प्रोड्यूसर्स को अपना प्रोडक्शन कम कर देना चाहिए, सो एज टू ब्रिंग द इकोनॉमी बैक टू इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो एट OY 1 क्या होगा, एट OY 1 एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, हियर प्रोड्यूसर शुड कट डाउन द प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर्स को अपना प्रोडक्शन कम कर देना चाहिए ताकि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ सके। एट OY 2 क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा मेरे भाई, OY 2 क्या होगा, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। अब लोग खरीदने के लिए बहुत ज्यादा हैं लेकिन सप्लाई कम है, तो प्रोड्यूसर्स को क्या करना चाहिए, दे शुड प्रोड्यूस मोर सो एज टू ब्रिंग द इकोनॉमी बैक टू इक्विलिब्रियम। तो तुम्हें ये 3 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन शब्दों में लिखकर आना है along with the explanation of the diagram। तो एट OY 2 एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, करना क्या है, हियर प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस मोर सो एज टू ब्रिंग द इकोनॉमी बैक टू इक्विलिब्रियम। तो मैंने तुम्हें कंटेंट समझाया, 3 पॉइंट भी बताए जिसके ऊपर तुम्हारी मैडम कॉपी को करेक्ट करेंगी। तो ये डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेनेशन लिखकर आना है, एंड दैट इज इट फ्रॉम योर AD एंड AS अप्रोच। क्या बात समझ में आ रही है सब बच्चों को, या यहां तक की बातें समझ में आई, एकदम क्लियर लग रही है कि नहीं? चले आगे बढ़े। अब अगला अप्रोच जो कि है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, वो देखते हैं। आओ जरा, सबसे पहले तुम मेरे साथ तो डायग्राम बनाओगे ना भाई, चलो बनाओ। S&I अप्रोच, यहां पर क्या है, इनकम और आउटपुट। चलो मेरे साथ साथ सब बच्चे बनाएंगे, और यहां आएगा डिजायर्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, डिजायर्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये है हमारी इन्वेस्टमेंट और ये है हमारी सेविंग। ठीक है, जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट कट करता है वहां है इक्विलिब्रियम। ये सिचुएशन तो बढ़िया है, इसके आगे की एक सिचुएशन बतानी है, मतलब Y1 की। यहां पर क्या हो रहा है, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। एक पिछली सिचुएशन बताएंगे Y2 की, यहां पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग। अब देखो, सबसे पहले क्या बताओगे, एट OY 0 क्या हो रहा है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है, इसलिए यहां पर बाबू इक्विलिब्रियम है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। आगे बढ़ जाओ, एट OY 1 क्या हो रहा है, सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है। इसका मतलब लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं। इसका मतलब मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। यहां पर प्रोड्यूसर्स को क्या करना चाहिए, प्रोड्यूसर शुड कट डाउन द प्रोडक्शन। सिमिलरली एट OY 2 सिचुएशन क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, बचा कम रहे हैं। इसका मतलब मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए यहां पर प्रोड्यूसर्स को और प्रोड्यूस करना चाहिए सो एज टू ब्रिंग द इकोनॉमी बैक टू इक्विलिब्रियम। क्या तुम्हें बात समझ में आई है? ये था तुम्हारा AD और AS अप्रोच, और साथ में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सब बच्चों को बात समझ में आया? एकदम बढ़िया। चलें अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है यार, तुम्हें पता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को अपन लोग K से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? K से।
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें बताता है रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम विद रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। आओ डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। तो it is defined as multiple amount by which income increases as a result of increase in investment expenditure, delta y upon delta i। मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट करने से या किसी के भी इन्वेस्टमेंट करने से किसी भी इकोनॉमी के अंदर इनकम कितने टाइम्स बढ़ती है, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। निकालने के तीन फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, दूसरा फॉर्मूला 1/1 माइनस एमपीसी, या इसको 1/एमपीएस से भी आप डिनोट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंदर आता है वो है इसका प्रोसेस, और उसको समझने के लिए एक एग्जांपल आपका इंतजार कर रहा है। मान लेते हैं इकोनॉमी में हमारे अडानी जी ने, मान लेते लखनऊ में भी अडानी जी ने 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, और हमने एक क्या बोलते हैं उसको, एक कंडीशन ले रखी है कि इकोनॉमी में लोग अपनी इनकम का पता है कितना पैसा खर्च करते हैं, 80%। मतलब एमपीसी हम लोगों ने 0.8 ले रखा, मतलब जिसके पास भी, मान लो मेरी इनकम 1 करोड़ रुपए है, तो मैं उसका कितना पैसा खर्च कर देता हूं, 80 लाख रुपए, 80% खर्च कर देता हूं, और जो मैं खर्चा करूंगा वो किसी और की इनकम बनेगी। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने कोई पैसे खर्च किए, मैं सब्जी वाले से सब्जी लेकर आया, तो मैंने 100 रुपए की सब्जी ली, तो सब्जी वाले की 100 रुपए की इनकम हो गई भाई, वो जो खर्च करेगा वो किसी और की इनकम हो जाएगी। तो आप ये अजम्पशन लेकर चलना, मान लेते हैं इकोनॉमी में अगर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है तो कितने की इनकम जनरेट हुई होगी, जनरेट हो गई 100 की, ठीक है, 100 रुपए मान लेते हैं। अब एक इंसान कितना खर्च करता है, मैंने बता रखा 80.8 मतलब 80%, तो कितना खर्चा करेगा, 100 में से 0.8 मतलब 80 रुपीस खर्चा करेगा, तो इनकम कितने की जनरेट हो गई, 80 की, जो मैं खर्च कर रहा हूं किसी और की इनकम। अगला कितना खर्च करेगा इससे, 80 का 0.8 बोले तो 64 रुपीस, तो इनकम कितने की जनरेट हो गई, 64 की। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा भैया, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 64 का कोई 0.8 खर्च कर देगा, मतलब 51.2 आ जाएगा, आई गेस 51.2 ही होगा। फिर लोगों की इनकम कितने से जनरेट हो जाएगी, 51.2। तो ऐसे ही ये पूरा स्टेप कंटिन्यू नहीं होता जाएगा, पर ये स्टेप कब तक और कितना कंटिन्यू होगा, ये हम कैसे निकालें, ये हम निकाल सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के फॉर्मूले से। कैसे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस 0.8 बोले तो 1/0.2, और के हो जाएगा 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, के हो गया हमारा 5। अभी के का एक और फॉर्मूला भी तो होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब तुम्हें बताओ, के है 5, डेल्टा वाई का पता नहीं, लेकिन डेल्टा आई दे रखा है 100, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा वाई हो गया 500, 500 रुपए, मतलब चेंज इन इनकम कितनी हो गई, 500। तो चेंज इन कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 500 इंटू 0.8 बोले तो 400। तो हम ये कह नहीं सकते क्या कि अगर इकोनॉमी में 100 रुपीस की इन्वेस्टमेंट हुई है तो इनकम 500 बन गई, मतलब इनकम 5 टाइम्स ज्यादा जनरेट हुई है। दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म या प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बात समझ में आई सब बच्चों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है? इकोनॉमी में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, हमने एमपीसी को एज्यूम किया, फिर हम इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और यही स्टेप बाय स्टेप आप एक्सप्लेनेशन स्कूल में लिख कर आएंगे, आपको बढ़िया से नंबर मिल जाएंगे। इसका ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर है यह भी सिलेबस में है। आओ जल्दी से मेरे साथ आप इसका डायग्राम बनाएंगे। सभी बच्चे आ जाओ, डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस बनाओ, देन यहां पर लिखेंगे इनकम, फिर यहां लिखाएंगे डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट या डिजायर्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, लिखा, सबसे बनाया मैंने इनकम की लाइन, इनकम को अपन लोग एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, जल्दी से बनाओ। फिर हम बनाते हैं एग्रीगेट डिमांड, इसको बोला AD0, बोले तो C+I। फिर मेरी डिमांड बढ़ गई क्योंकि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, AD1। ये कैसे हो गया, C+I प्लस डेल्टा आई। डेल्टा आई क्या है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से डिमांड में इंक्रीज आ जाना। ठीक है, बनाया सभी लोगों ने। पहले जो इक्विलिब्रियम था जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर थी, इसको हमने E0 से लिख दिया,
फिर जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया नया इक्विलिब्रियम आ गया E1। जल्दी से लिखो सभी लोग। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, ये चेंज क्या है? डेल्टा आई, और ये चेंज क्या है? डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो ये डायग्राम भी है, अगर आप साथ में बनाकर आ जाएंगे इम्तहान में तो बढ़िया बढ़िया बल्ले बल्ले आपकी हो जाएगी। इस पॉइंट को भी मार्क कर दो, दिस इज एम, दिस इज एन। ठीक है बच्चा पाड़ी, सबको समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत तो नहीं है? शैल वी गो अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी? आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन इज नॉट देयर इन द सिलेबस, तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उनको काम मिल जाए, उससे बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। सिचुएशन व्हेन ऑल दोस पर्संस हु आर विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट आर गेटिंग वर्क एंड इन फैक्ट एम्प्लॉयड। जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उनको काम मिल जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम? फुल एम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह का होता है, एक होता है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आई एम अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ माई चॉइस, और एक होता है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब मैं नौकरी करना चाह रहा हूं मुझे रोजगार मिल ही नहीं रहा है। तो वॉलेंट्री मतलब अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ देयर चॉइस, और इनवॉलेंट्री मतलब व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट बट आर अनेबल टू फाइंड एनी वर्क, उसको हम लोग इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं यहां से दो सिचुएशन के बारे में जो कि एग्जाम में अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये एक्सेस डिमांड क्या होता है और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्या होती है, साथ ही साथ इसमें आपको इनके कॉजेज और इनके करेक्शन के ऊपर भी बहुत फोकस करना पड़ेगा। तो शुरू करें। एक्सेस डिमांड क्या होती है, डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू जानेंगे तो बहुत अच्छा जान पाएंगे। तो मेरे साथ साथ सब बच्चे डायग्राम बनाओ एक्सेस डिमांड का और डेफिशिएंट डिमांड का। चलें शुरू हो जाए बच्चा पार्टी। सब लोग कॉपी पेन निकाल लो भाई, मुझे पता है तुम लोग थक गए हो गए इतनी देर से पढ़ते पढ़ते। तो यहां पर आएगा इनकम और यहां आएगा डिजायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, आसान भाषा में एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, चले बनाया जाए। तो ये था हमारा इनकम की लाइन जिसको अपन लोग एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। ये कितने एंगल पे बनती है? 45 डिग्री। ठीक है बच्चा पार्टी, और ये है हमारी एग्रीगेट डिमांड, जहां पर इनकम और एग्रीगेट डिमांड मतलब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कट करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई बिकॉज ऑफ एनी रीजन, AD1 हो गया। ठीक है, अभी नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा? E1 Y1। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, चाहे तुम वहां से कैलकुलेट कर लो चाहे यहां से कैलकुलेट कर लो, लेट्स से हमने बोल दिया इसको A। ये जो गैप है इस गैप को हम एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है। कैसे निकाल सकते हैं एक्सेस डिमांड? हम कैसे निकाल सकते हैं एक्सेस डिमांड? निकाल सकते हैं AY0, इस टोटल में से ये माइनस कर दें माइनस EY0, इस टोटल में से ये माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा एक्सेस डिमांड? मतलब ये क्या हो गया? AE0। बात समझ पाए? एक्सेस डिमांड होता क्या है? द अमाउंट बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ये एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है और ये एग्रीगेट डिमांड क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये कौन सी कंडीशन है? फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन। ठीक है ना? इन द इकोनॉमी इज नोन एज एक्सेस डिमांड। तो दोनों एग्रीगेट डिमांड के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलोगे आप? एक्सेस डिमांड कहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, सब बच्चों को समझ में आया एक्सेस डिमांड क्या है। चले आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब इसके कॉजेस क्या है? सबसे पहला बड़ा कॉजेस, लोगों का खर्च बढ़ गया, मतलब हाउस होल्ड ने खर्चा स्टार्ट करना शुरू कर दिया। इंक्रीज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में बढ़ गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया या एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ेगा? जब कंजम्पशन बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, G + X - M, मतलब ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए और ये बढ़ जाए, तभी क्या हो जाएगा? एक्सेस डिमांड हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। अब इसको सही कैसे किया जाए? एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को सही कैसे किया जा सकता है? देखो दो पॉलिसीज होती है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, अभी आप आगे चल के मेरे साथ पढ़ेंगे। फिस्कल पॉलिसी मतलब जो
पॉलिसीज गवर्नमेंट लगाती है उसे फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। इसके अंदर तीन इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरोइंग। और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई लगाती है, जो कि आप डिटेल में हमारे साथ बैंकिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ये सब। आओ जरा फिस्कल पॉलिसी देखते हैं। भाई एक्सेस डिमांड को सही करना है तो सही कैसे कर सकते हैं? लोग ज्यादा डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों की इनकम ज्यादा है। अब लोगों की इनकम को कैसे कम किया जाए? ताकि टैक्स बढ़ा दे। टैक्स बढ़ा देंगे, लोगों की इनकम कम हो जाएगी, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन दूर हो जाएगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दे, सरकार पैसा खर्च करना कम कर दे। जब सरकार पैसा कम खर्च करेगी तो लोगों के पास इनकम कम पहुंचेगी। और साथ ही साथ तीसरी बात क्या है? पब्लिक बोरोइंग बढ़ा दे, मतलब सरकार आम जनता से ही उधार ले लेगी तो जनता के पास पैसा बचेगा नहीं, एक्सेस डिमांड सही हो जाएगा। ये तो थी हमारी फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी लगाती है आरबीआई। आरबीआई क्या करे? बैंक रेट को बढ़ा दे, मतलब लोन महंगे कर दे। जब लोन महंगे हो जाएंगे, लोग कम लोन लेंगे, एक्सेस डिमांड सही हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर सकती है। जब अपने सिक्योरिटीज को सेल करेगी, लोग खरीद लेंगे वो सिक्योरिटीज, लोगों के पास पैसा कम बचेगा और वो कम खर्चा करेंगे। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो भी इंक्रीज कर देती है। इसको डिटेल में हम लोग कहां पढ़ने वाले? बैंकिंग चैप्टर में पढ़ने वाले, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसको सही कैसे करें, है ना। तीसरा तरीका है इंपोर्ट्स को हम लोग बढ़ाने लगे। इंक्रीज इन इंपोर्ट्स विल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड हेंस इट वुड रिड्यूस द एक्सेस डिमांड। हम ज्यादा इंपोर्ट करने लगेंगे तो जो हमारा एक्सेस डिमांड है वो कम होने लगेगा, क्योंकि सामान की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन आउटपुट, ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएंगे तो भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन सही हो जाएगी। अब हम आते हैं अगली सिचुएशन पर। अब हम बात करने जा रहे हैं डेफिशिएंट डिमांड। इस प्रॉब्लम को डिफ्लेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चले भाई, यहां पर है इनकम, सेम यहां पर लिख दूं डिजायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चले, इनकम की लाइन बना दी, ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये है 45 डिग्री पर। पहले मेरा एग्रीगेट डिमांड ये था, अभी मेरा एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, AD1 हो गया। पहले मेरा इक्विलिब्रियम था E0 Y0, अभी इक्विलिब्रियम हो गया E1 Y1। तो ये जो डिफरेंस है, ये क्या कहलाएगा? डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। सब बच्चों को बात समझ पे आ रही है? डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप कैसे निकाल सकते हैं? E0 Y0 माइनस AY0, इसमें से ये माइनस कर दोगे तो जो बचेगा उसे हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड। बात समझ में आ रही? डेफिशिएंट डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है? अमाउंट बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हमारी एग्रीगेट डिमांड कितनी कम हो गई है। अब कम होने के रीजन क्या है? अब कम होने के रीजन देखो कितने आसान है। जो वहां बढ़ रहा था वो यहां पर कम हो जाए, मतलब कंजम्पशन कम हो जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाए, मनी सप्लाई कम हो जाए, तो उसे डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं। अब इसको सही कैसे किया जाए? जो एक्सेस डिमांड था उसका रिवर्स यहां कर दें। जैसे कि क्या कर दें? फिस्कल पॉलिसी में क्या करें? टैक्सेशन को कम कर दें, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा दें और पब्लिक बोरोइंग कम कर दें। सिमिलरली मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करें? बैंक रेट को कम कर दें, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटी सेल करने के बजाय परचेज करने लग जाएं और सीआरआर एसएलआर को कम कर दें, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। ऐसा काम करें इससे एक्सपोर्ट बढ़ने लगे हमारे। अब यहां तक हमारा जो था वो टॉपिक, वो एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड का तुम्हें समझ में आ गया। अब इस चैप्टर से न्यूमेरिकल से पूछाते, अब कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको साथ साथ करके दिखा रहा हूं जिसमें आपकी थोड़ी थोड़ी तो हेल्प हो ही जाएगी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है भैया, आपको इनकम दे रखा है, कंजम्पशन दे रखा है, आपको निकालना है एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो हमने चेंज इन कंजम्पशन निकाल लिया, चेंज इन इनकम निकाल लिया। चेंज इन कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? पहले डैश, कितना डिफरेंस आ गया दोनों के अंदर? 800 से 1500 700, 1500 से 2100 600, 2100 से 2600 500। इनकम में कितना डिफरेंस आ गया है भाई? 1000 से 2000 1000, 2 से 3000 1000, 3 से 4000 1000। निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है एमपीसी का? डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। डेल्टा सी कितना है यहां पर? 700, डेल्टा वाई है 1000, तो 700 अपन 1000 0.7, देन 0.6, देन 0.5। सब बच्चों को समझ में आया? अब एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। लेकिन एमपीएस का हमको एक और फॉर्मूला भी तो पता है, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। ऐसे भी तो कर सकते हैं।
सेविंग निकाल के भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एमपीएस कितना हो जाएगा, 1 माइनस एमपीसी मतलब 0.3, 0.4, 0.5। सबको करना आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1 माइनस एमपीसी, एमपीएस आ जाएगा। अब एपीसी कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है सी बाय वाई, मतलब कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो 800 अपॉन 1000 0.8, 1500 अपॉन 2000 डिवाइड करना पड़ जाएगा भाई। अब तो चलें करें, कैलकुलेटर खोल लेते हैं भाई, तुम लोग भी कैलकुलेटर खोल लो। 1500 डिवाइड बाय 2000 0.75, देन 2100 डिवाइडेड बाय 3000 0.7, 2600 डिवाइडेड बाय 4000 0.65। एपीएस कैसे निकालेंगे, 1 माइनस एपीसी, तो दिस इज 0.2, 0.25, 0.3, 0.35। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एकदम क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लो इकोनॉमी में दे रखा है, इकोनॉमी में बोला हुआ है कि कंजम्पशन दे रखा है 500 प्लस 0.9 बाई, कंजम्पशन की एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन दे रखी है। क्वेश्चन में आई भी दे रखा है 1000। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई या सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, ऐसे निकालता है। अच्छा, इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर, और बोला है कंजम्पशन भी निकाल कर दिखाओ, चलो भाई निकाल देते हैं। अब हमको कंजम्पशन की इक्वेशन दे रखी है, कंजम्पशन की इक्वेशन कितनी दे रखी है, 500 प्लस 0.9 वाई, और आई दे रखा है, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होता है, तो हम सेविंग को 1000 नहीं लिख सकते क्योंकि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। चले सॉल्व करें, तो भाई ये सॉल्व करेंगे तो y माइनस 0.9 y इज इक्वल टू 1500, 0.1 y इज इक्वल टू 1500, y कितना हो जाएगा 1500 अपॉन 0.1, y हो गया 15000। क्या बात समझ में आ रही है सब बच्चों को, यहां तक बात एकदम क्लियर। अगर हमने इनकम निकाल दिया तो क्या हम कंजम्पशन नहीं निकाल सकते, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू कंजम्पशन। इनकम है 15000, सेविंग है 1000, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा 14000। क्लियर बाबूजी। थर्ड क्वेश्चन करके दिखाया जाए। अब क्वेश्चन बोला है मल्टीप्लायर गिवन है आपको 4, मल्टीप्लायर दे रखा है 4, और एमपीसी और एमपीएस आपको निकाल कर दिखाना है। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, या क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, या होता है 1 अपॉन एमपीएस। चलें रखें, फॉर्मूले में रखें मल्टीप्लायर, मतलब k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस लिख लें, इज इक्वल्स टू 4। तो एमपीएस कितना हो जाएगा, एमपीएस इज इक्वल्स टू 1/4, दैट मीन 0.25। और हमको पता है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, तो एमपीसी कितना हो जाएगा 1 माइनस एमपीएस, बोले तो 1 माइनस 0.25, बोले तो 0.75। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है, एमपीसी गिवन है 0.75 और हमको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है, तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, 1 अपॉन 1 माइनस 0.75, 1 अपॉन 0.25, ये हो गया 4। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई यहां से निकलकर 4 आ गया। क्लियर है बच्चे बाड़ी। तो यहां पर आपका चैप्टर खत्म होता है और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। ये वीडियो के नोट्स हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप जाकर डाउनलोड कर लें। आपको कितनी जल्दी वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगला कौन सा वीडियो आपके लिए बनाऊं अकाउंटेंसी का, कॉमर्स का, ये भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।